हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द रेवोल्यूशन ऑफ 1848। 1848 रेवोल्यूशन से पहले मैं बता दे रही हूँ कि रेवोल्यूशन ऑफ 1830 भी डाल दी हूँ। अगर आप लोग उसे नहीं पढ़ी, सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगी सबसे पहले आप वही पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग उसे पढ़ लेंगे तब आप लोगों को ये 1848 की भी पूरी क्रांति समझ में आएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं कहना देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और मैं ऐसी ही सारी वीडियो 1848 की से लेकर पूरी हिस्ट्री की अपलोड करती रहूँगी। तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी। तो लेट्स गो स्टार्ट। फ्रांस की क्रांति 1848 ईस्वी की। तो 1848 की क्रांति के कारण लुई फिलिप की आंतरिक और बाह्य नीति थी। यानी अगर इसमें देखा जाए तो 1848 की क्रांति क्यों हुई थी, तो लुई फिलिप की बाह्य और आंतरिक नीति थी। इससे ये पता चलता है कि 1848 ईस्वी में शासक कौन था, तो लुई फिलिप था। और क्यों हुई थी, तो वो लुई फिलिप की आंतरिक और बाह्य नीति की वजह से ही 1848 की क्रांति हुई थी, जिनके कारण फ्रांस में उनका शासन अलोकप्रिय हो गया था। यानी आज की लुई फिलिप की आंतरिक और बाह्य नीति के कारण ही उसका शासन अलोकप्रिय हो गया था। और 1848 की क्रांति फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा था। और यहीं पर द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। यानी अगर देखा जाए तो द्वितीय गणतंत्र मतलब स्टार्टेड हुआ था। तो यहाँ पे दूसरी मतलब जो रिपब्लिक हुआ था तो 1848 में हुआ था। और फर्स्ट बार जब रिपब्लिक हुआ था तो 1792 में हुआ था, क्योंकि जो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, तो वही जब खत्म हुआ था 1792 में, तो वहाँ पे फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था और वहीं पर लुई 16वें को फांसी दे दी गई थी। 21 जनवरी 1792 ईस्वी में लुई फिलिप को वो दे दी गई थी। और वहीं पर उसके बाद प्रथम गणतंत्र की स्थापित हुआ था। और यहाँ पे इससे ये पता चल जाता है कि 1848 में द्वितीय गणतंत्र स्थापित हुआ था। तो खैर आगे चलते हैं। तो फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो फ्रांस की क्रांति के कारण में अगर देखा जाए तो 1848 में यूरोप में एक दो नहीं बल्कि छोटे छोटे 17 क्रांति हुई थी। इसीलिए यूरोप के इतिहास में 1848 का वर्ष जो था क्रांतियों का वर्ष माना जाता है। और ये क्रांति निम्नलिखित थी। तो पहली क्रांति क्या हुई थी, तो पहली क्रांति के बारे में बता देना चाहती हूँ कि 1830 ईस्वी से 48 के बीच में जो आर्थिक परिवर्तन हो गए थे। यानी 1830 ईस्वी में भी एक जो रेवोल्यूशन हुआ था, 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद 1848 में, यानी एक रेवोल्यूशन खत्म होने के बाद दूसरा रेवोल्यूशन के बीच में क्या क्या आर्थिक परिवर्तन हुए थे, उस बारे में इन्होंने ये बताया है। तो इस काल में औद्योगिकरण तीव्रता से हो रही थी और यातायात के साधनों के विस्तार के बड़े पैमाने थे और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता था और आंतरिक व्यापार पर एक नवीन पूंजीवादी की व्यवस्था का जन्म दिया। यानी यहाँ पे देखा जाए तो औद्योगिक उत्पादन का बढ़ावा दिया जा रहा था और आंतरिक व्यवहार में पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म मिला। और मजदूरों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनकी समस्याएं की आवश्यकता भी बढ़ती बढ़ती जा रही थी। यानी उनकी जो मजदूरों की उन्होंने संख्या बढ़ाती गई और साथ ही उनकी समस्या भी और आवश्यकता भी बढ़ती जा रही थी। अतः 1848 ईस्वी से 48 ईस्वी से 39 ईस्वी तक में और 1886 से 47 ईस्वी तक में यूरोप में आर्थिक संकट आ गए थे। यानी इसी बीच बुरी तरह से आर्थिक संकट हो गया था और जनता रुष्ट होकर 1848 की क्रांति मतलब स्टार्ट कर दी थी। यहीं पे ये प्रथम कारण बन जाता है। 1830 से 48 तक में जो आर्थिक पूरे परिवर्तन हुए थे, उससे मध्यम वर्ग के मतलब नहीं, जो पूरे मजदूर यानी निम्न वर्ग के थे, वो पूरे इससे संकट में मतलब पूरी तरह से रुष्ट हो गए थे और प्रभावित हो गए थे आर्थिक संकट से। तो इसी वजह से यहाँ पे क्रांति स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी दूसरा कारण था बुद्धिजीवियों और श्रमिकों का शक्तिशाली होना। यानी जो बुद्धिजीवी और श्रमिक थे वहाँ पे बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। तो औद्योगिकरण में सामाजिक नए प्रभावशाली तत्वों का बुद्धिजीवियों व श्रमिकों वर्ग को अधिक विकसित किया। प्रथम वर्ग में उदारवादी वर्ग को बल दिया गया और दूसरे वर्ग ने आर्थिक का। यानी अगर देखा जाए तो प्रथम वर्ग में उदारवादी वर्ग को बल दिया गया था और दूसरे वर्ग में आर्थिक का बल दिया गया। तो शोषण के कारण सामाजिक एवं आर्थिक असंतोष की तीव्रता मिली और परिणाम स्वरूप 1848 की क्रांति का विस्फोट हो गया। यानी इसी वजह से क्रांति स्टार्ट हो गई थी। दूसरा कारण ये माना जाता है। और तीसरा कारण की बात की जाए तो तीसरा कारण था समाजवाद का प्रसार। यहाँ पे समाजवाद का प्रसार होने लगा था। तो औद्योगिकरण ने पूंजीवाद को जन्म दिया, पूंजीवाद को समाजवाद को प्रोत्साहित किया। इसी समाजवाद के कारण श्रमिक ने अपनी दशा सुधारने के लिए आंदोलन किया। यानी वहाँ के श्रमिकों ने ये समाजवाद को सुधारने के लिए अपनी दशा में आंदोलन किया। समाजवादी ने देश के
कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण करके अपने जबरदस्त मांग करनी प्रारंभ कर दी और जगह जगह मजदूर संघों की स्थापना होने लगी। श्रमिक नेता के मताधिकार विस्तृत करने की मांग करने लगी, इसलिए 1848 ईस्वी में क्रांति का कारण बन गया। यानी तीसरा कारण क्या हो जाता है? समाजवाद का प्रसार होने लगता है। पूंजीवाद अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ पर आंदोलन कर देते हैं और लास्ट में यही श्रमिक जो नेता थे मताधिकार विस्तृत मांग कर पूरी तरह से जब मांग करने लगते हैं तो यही 1848 की क्रांति का कारण बन जाता है। और मतलब चौथा पॉइंट क्या बन जाता है? तो खीजो की नीति, यानी खीजो कौन था? तो लुई फिलिप का मंत्री था। तो लुई फिलिप का मंत्री खीजो भी रूढ़िवाद और परिवर्तनशील विचारधारा का समर्थक था। यानी अपरिवर्तनशील, वो परिवर्तन नहीं करना चाहता था और रूढ़िवादी का विचारधारा का समर्थक था और वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन और सुधारों को खतरनाक समझता था। यानी वो कोई परिवर्तन नहीं करता था और सुधार भी नहीं करता था क्योंकि वो उसे खतरनाक समझता था। उसने फ्रांस के प्रति एक आंदोलन को सर्वार्थ का साधन बताकर उसकी अवहेलना ही नहीं बल्कि दमन भी किया। इसी कारण 1848 की क्रांति आरंभ हो गई थी। यानी चौथा कारण अगर देखा जाए तो क्या आता है? तो खीजो की नीतियों की वजह से ही 1848 की क्रांति का यह आरंभ हो जाता है, क्योंकि ये उसकी यह विचारधारा थी कि रूढ़िवादी और अपरिवर्तनशील का ये समर्थक था। तो इसी कारण ये क्रांति आरंभ हो जाती है। उसके बाद देखिए ये क्रांति आरंभ हो जाती थी। ये क्रांति के बाद ये देखा जाता है तो लुई फिलिप की दुर्बल नीति थी। यानी लुई फिलिप की दुर्बल नीति क्या थी? तो लुई फिलिप की आंतरिक और बाह्य दोनों ही नीतियां क्रांतिकारक की कारण बनी। यानी उसकी आंतरिक और बाह्य नीति, इसी वजह से ये क्रांति स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसने केवल मध्यम वर्ग को महत्व दिया और अन्य वर्ग की अपूर्ण उपेक्षा की। यानी देखिए इसने मध्यम वर्ग को बल दिया था, महत्व पूरी तरह से देने लगा था और देखिए यही आगे चलकर इन्हीं मतलब ये मध्यम वर्ग ही उनको लुई फिलिप को हटा देते हैं। तो इसने मध्यम वर्ग को महत्व दिया था और अन्य वर्गों की पूर्ण उपेक्षा की थी। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक शांतिप्रिय विदेशियों ने उसे फ्रांस का शासक का दब्बू बना दिया था। यानी पूरी तरह से उसकी फ्रांस की जो आंतरिक और बाह्य नीति थी वो दुर्बल थी। तो उसके बाद देखिए वही जो मैंने अभी बताया था, शासन पर मध्यम वर्ग का प्रभाव पड़ गया था क्योंकि लुई फिलिप जो था तो लुई फिलिप के शासन पर मध्यम वर्ग का ही विशेष प्रभाव था क्योंकि लुई फिलिप मध्यम वर्ग का ही साथ देता था, उसी का सपोर्ट करता था। लेकिन इसी मध्यम वर्ग ने लोग ने फिलिप को सत्ता से अलग कर दिया। यानी वही बात हुई थी जिसकी थाली में खाया थाली में छेद वाली बात है। क्योंकि देखिए एक तो मध्यम वर्ग का लुई फिलिप ने पूरा सपोर्ट किया था और इसी ने उसको सत्ता से अलग कर दिया। किसको? लुई फिलिप को पूरी सत्ता से अलग कर दिया था। मतदान प्रणाली इस प्रकार रखी गई कि मध्यम वर्ग के धनवान व्यक्ति का ही बहुमत रहे। यानी मध्यम वर्ग के धनवान व्यक्ति जो थे उन्हीं का बहुमत रहे और फलतः अन्य वर्गों की उपेक्षा होती रही, जिसके कारण मतलब पूरा इसी वजह से 1848 की क्रांति का कारण बन जाता है। यानी इसी वजह से पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ पे मध्यम वर्ग के धनवान व्यक्तियों को मतलब पूरी तरह से रखने की बात की गई थी और अंत में यही परिणाम निकल जाता है कि वहाँ पर क्रांति आरंभ हो जाती है। तो चौथा कारण की बात की जाए तो मतलब उसकी पूरे 6 कारण मैंने उसके बता दी। अब इस पर प्रभाव क्या पड़ा था? तो देखिए 1848 के अन्य देशों पर प्रभाव पड़ा था। यानी इस क्रांति से एक ही देशों पे नहीं बल्कि अन्य देश यानी कई देश थे उस पर प्रभाव पड़ा था। तो वास्तव में 1848 के वर्ष का एक चमत्कारी वर्ष था। ये वर्ष यूरोप के विभिन्न राजाओं की क्रांति को प्रारंभ हुई। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड आदि सभी देशों पर क्रांति का प्रभाव हुआ, यानी प्रभावित। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया पर प्रभाव पड़ा था। तो ऑस्ट्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो 1848 की क्रांति की सफलता का समाचार जब ऑस्ट्रिया की राजधानी पहुंची तो वहां के देशभक्त उत्साहित होकर 18 मार्च को संगठित होकर एक विशाल जुलूस निकाला। देखिए जब मतलब 1848 ईस्वी में जो फ्रांस में जो पूरी क्रांति जब ये ऑस्ट्रिया वालों को पता चल गया कि ये मतलब सफल हो गई है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी में जब ये पूरी बात पहुंची तो वहाँ के जो देशभक्त थे उत्साहित होकर 18 मार्च को संगठित होकर, यानी पूरी तरह से सब लोगों को एक तरह से देशभक्त मिलकर विशाल जुलूस निकाला जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक, कारीगर, दुकानदार आदि सम्मिलित थे। जुलूस की भीड़ ने मेटरनिख के घर को घेर लिया। अब ये मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। इसका कार्यकाल कब तक था? तो 1815 ईस्वी से 48 ईस्वी तक था।
तो मेटरनिख का त्यागपत्र कब, मतलब मेटरनिख ने कब त्यागपत्र दिया, यानी मेटरनिख कब भागा था। तो देखिए ये आगे बता रहे हैं, जिसके कारण मेटरनिख विवश होकर त्यागपत्र दे दिया, यानी कब दिया था, तो 1848 ईस्वी में दिया था। और कहाँ भाग गया था, इंग्लैंड भाग गया था। तो वास्तव में 1848 की क्रांति में मेटरनिख ने प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया, यानी यहाँ पर जो प्रतिक्रियावादी यानी प्रतिक्रियावादी का युग कहा जाता था या मेटरनिख युग कहा जाता है। तो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक ये भी पता चल जाता है कि ये मेटरनिख युग था और ये प्रतिक्रियावादी का शासक था। और यहाँ पर देखिए मेटरनिख ने जब ये उसके घर के पास जो जुलूस निकाले थे, तो ये जुलूस में ये कहा जा रहा था कि मेटरनिख का नाश हो, मेटरनिख मुर्दाबाद, मेटरनिख का नाश हो, मेटरनिख त्यागपत्र दो, मेटरनिख त्यागपत्र दो। यहाँ पे ये जुलूस निकाला गया तो, और ये मेटरनिख ने कहा कि मुझे इस बीमारी का पता है, यदि अगर मैं यह बीमारी अगर मुझे लग गई तो मैं ये प्राणघात सिद्ध होगी। यानी इसका ये कहने का तात्पर्य था कि मुझे अगर मैं ये बाहर निकला तो मुझे ये लोग छोड़ेंगे नहीं बल्कि मुझे मार देंगे। तो उसने इसलिए अतः अंत में ये फैसला कर लेता कि वो त्यागपत्र दे देता है और इंग्लैंड भाग जाता है। और वास्तव में क्या होता है, प्रतिक्रियावादी का शासन का समाप्त हो जाती है। और ऑस्ट्रिया में यही मतलब एक शासक की बात की जाए तो 1815 ईस्वी से 48 ईस्वी तक मेटरनिख का शासनकाल था या मेटरनिख युग कहा जाता है। तो हंगरी पर क्या प्रभाव पड़ा था, ऑस्ट्रिया के प्रभाव के बारे में आप लोगों को पूरा जान ही गई होंगी। तो हंगरी का प्रभाव जो था, तो हंगरी में अधिकांश जनता मंग्यार जाति की थी, यानी हंगरी में कौन था, तो मंग्यार जाति रहती थी, वहाँ पे मंग्यार जाति निवास करती थी। वे ऑस्ट्रिया के अधिकांश से मुक्त होना चाहते थे, यानी ऑस्ट्रिया जो थी पूरी अधिकांश रूप से उससे मतलब जोर दी रहती थी पूरी तरह से, तो वो उससे मुक्त होना चाहती थी। जब उन्हें वियना की क्रांति का समाचार मिला, यानी समझिए कि वियना पे मतलब जब ऑस्ट्रिया में वियना की क्रांति हुई, यानी वियना कौन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, यानी जब ऑस्ट्रिया में जब ये क्रांति हुई तो इस क्रांति को मतलब जब उन लोग को समाचार मिला तो उन्होंने यह क्रांति आरंभ कर दी। और प्रारंभ में सम्राट ने भयभीत होकर क्रांतिकारियों से समझौता कर लिया, परंतु आगे चलकर ऑस्ट्रिया ने रूस का सहारा लेकर क्रांति विफल कर दी। देखिए प्रारंभ में तो सम्राट भयभीत होकर, यानी वहाँ पे जो ऑस्ट्रिया का सम्राट था वो भयभीत होकर क्रांतिकारियों से समझौता कर लिया, यानी हंगरी जो थी हंगरियों से समझौता कर लिया था, लेकिन आगे चलकर ऑस्ट्रिया ने रूस का सहारा लेकर ये क्रांति विफल कर दी थी। इस बात से क्या पता चल जाता है, हंगरी विफल हो जाता है और ऑस्ट्रिया सफल हो जाती है। हंगरी के प्रभाव के बाद क्या होता है, तो प्रशा पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रशा की प्रभाव की बात की जाए, जब जर्मन वासियों को मेटरनिख के पतन का ज्ञान हुआ तो वह बड़े प्रसन्न हुए कि मतलब जब मेटरनिख ऑस्ट्रिया पर जब मतलब पूरा प्रभाव पड़ा था तो मेटरनिख का पूरा अंत हो गया था, तो इसी वजह से वो बहुत प्रसन्न हो गए थे। और क्रांतिकारियों ने जुलूस निकाल कर राजा के महल को घेर लिया। अंगरक्षकों द्वारा गोलियां चलाने की क्रांतिकारी भड़क उठे, यानी मतलब जो अंदर जो थे वो पूरी तरह से उसमें गोली जब चलाने लगे तो क्रांतिकारी जो थे, जो लोग जुलूस निकाले थे, वो लोग भड़क गए थे। और राजा को विवश होकर संविधान सभा बुलाई गई और लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया, यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक सभा यानी संविधान घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर लोकतांत्रिक संविधान बन गया था। तो देखिए चौथा पॉइंट क्या था, तो इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इंग्लैंड में फ्रांस की 1848 की क्रांति के प्रभाव से इंग्लैंड भी अछूता नहीं रहा, यानी इंग्लैंड भी उसमें प्रभावित हुआ। तो 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम केवल मध्यम वर्ग के ही नहीं संतुष्टि प्राप्त हुई, बल्कि अन्य मजदूर किसानों को नहीं, मतलब अन्यथा मजदूर किसानों को भी नहीं। इसी कारण इंग्लैंड में आंदोलन का जोर पकड़ लिया, यानी संतुष्टि तो प्रधान मध्यम वर्ग को ही संतुष्टि प्राप्त थी। तो यहाँ पर मतलब पूरी तरह से इसी वजह से यहाँ क्रांति स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब मध्यम वर्ग को ही पूरी रूप से मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट थे और जो मजदूर किसान थे वो नहीं थे। तो इसी कारण यहाँ पे भी इंग्लैंड की क्रांति स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद ये देखा जाए तो आयरलैंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयरलैंड के प्रभाव की बात की जाए तो आयरलैंड पर जो प्रभाव पड़ा था, तो फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा लेकर आयरलैंड की जनता ने इंग्लैंड के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह किया, यानी आयरलैंड किसके विरुद्ध किया, तो इंग्लैंड के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह किया। लेकिन यह आंदोलन सफल नहीं हो सका, क्योंकि आयरलैंड की जनता को फ्रांस की सहायता की उम्मीद थी, जो कि नहीं मिल सकी। यानी आयरलैंड जो था
वो फ्रांस की सहायता पर निर्भर होकर इंग्लैंड से क्रांति करना चाहा था, लेकिन फ्रांस वाले ने सहायता नहीं दी थी। तो इसी कारण यह इंग्लैंड के विरुद्ध जो षड्यंत्र सशस्त्र विद्रोह करने की भावना जागृत हुई थी, वो विफल हो गई थी। यानी इस पर क्या पता चल जाता है, आयरलैंड विफल हो जाता है। तो देखिए 1848 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो ये क्रांति के देखिए रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 एडी, मतलब इसमें क्या परिणाम पड़े थे। तो प्रथम था, तो क्रांति का प्रमुख उद्देश्य लुई फिलिप के प्रगतिशील शासन में सुधार की मांग की थी, किंतु यह सुधारवादी मांग आकस्मिक रूप से गणतंत्र की स्थापना कर दी। यानी यह क्रांति तो केवल स्टार्ट हुई थी, तो लुई फिलिप की जो प्रगतिशील शासन में जो सुधार मतलब आंतरिक और बाह्य नीति थी, वो पूरी तरह से सुधार करने की मांग कर रहे थे। लेकिन यह सुधार जो था, सुधार के मतलब सुधार तो मांगी थी, साथ ही उसमें मतलब द्वितीय गणतंत्र स्थापित हो गया। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है। तो 1848 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में ऑर्लियन राजतंत्र यानी 1830 से 48 ईस्वी तक में अंत हो गया। यानी एक ही शासक बना था, वो था लुई फिलिप। यही लुई फिलिप एक ही शासक था जो आर्लियन राजतंत्र का था। यही 1830 ईस्वी से 48 ईस्वी तक था, और इसी में मतलब 18 वर्ष तक में ये शासन की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का जो भतीजा रहता है वो आ जाता है। तो देखिए इस क्रांति के परिणाम स्वरूप नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे नेपोलियन तृतीय को राष्ट्रपति के रूप में सफलता मिली। यानी इसके बाद ये जब आर्लियन राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है, यानी देखिए आर्लियन राजतंत्र कब तक था, तो 1830 ईस्वी से 48 ईस्वी तक था। तो कौन था इसमें, तो लुई फिलिप था। तो उसके बाद देखिए इसमें यही पता चल जाता है कि नेपोलियन मतलब नेपोलियन तृतीय आ जाता है, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा नेपोलियन तृतीय राष्ट्रपति के रूप में सामने आ जाता है, और द्वितीय गणतंत्र का सरकार का प्रधान बन जाता है। यानी द्वितीय गणतंत्र जो वादी थे उसी का प्रधान बन जाता है। तो 1848 की क्रांति ने समाजवादी एवं आर्थिक समानताओं पर विशेष जोर दिया, यानी जोर दिया जो भी है। 1848 की क्रांति में सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरा विशेष जोर दिया था। इस क्रांति के फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता एवं संवैधानिक स्वतंत्रता को विचारों पर का प्रसार हुआ। यानी पूरी तरह से ये स्वतंत्रता मिलने लगी थी, और संवैधानिक मतलब सांसारिक स्वतंत्रता मिलने लगी थी। तो इस क्रांति द्वारा मेटरनिक के प्रतिक्रियावादों का अंत हो गया था, और मतलब यहाँ पर अब पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो आर्थिक रूप से जो संकट था और लुई की आंतरिक और बाह्य सुधारों की जो थी, वो सबों से मुक्ति मिल जाती है, सब कुछ सही हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं हर नई वीडियो आप लोगों तक मेरी पहुँच सके, और मैं जितना भी ये हिस्ट्री की जितनी भी रहेगी नई नई नॉलेज आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।